सेल्यूलर हेल्थ एक्चुअली होती क्या है, व्हाट इज इट? एक ह्यूमन बॉडी 37 ट्रिलियन सेल से भी ज्यादा मिलकर बनी होती है। अगर आपके सेल्स हेल्दी नहीं है, आप एक हेल्दी बॉडी बना ही नहीं सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि जैसे सेल्स को क्या मिल रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो इसका मतलब न्यूट्रिशन हो गया, पोषण हो गया, क्या हम खा रहे हैं। तो हाउ इज दिस डिफरेंट जो हम एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास वैसे ही जाते हैं? हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, पर क्या वो न्यूट्रिशन आपके सेल्स अब्सॉर्ब भी कर पा रहे हैं कि नहीं? हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है हेल्थ इंडस्ट्री में कि डिजीज को नापने के लिए ब्लड टेस्ट है, बट डेफिशिएंसी के लिए कोई ज्यादा माइंडफुल नहीं है। When I talk about cellular health, there is no test for complete fatty acid ratios. कुछ fatty acids के ratios हैं जो आपको मेंटेन करने बहुत जरूरी हैं अगर आप अच्छी cellular health चाहते हैं तो, specifically omega 6 and 3. ये रेशियो क्या होना चाहिए? omega 6 और 3 का जो actual ratio होना चाहिए, that should be. If I talk about India's ratio, India's average, we have this ratio in the chronic limit of 50:1. ओह, मेरे को पहली बार इस डाइट के बारे में पता चला जब विद्या बालन टॉक्ड अबाउट इट। They put me on a diet to get rid of the inflammation, elimination of inflammation it's called, and it worked beautifully. The weight went like that. क्योंकि आई थिंक बिकॉज शी इज अ सेलिब्रिटी और उसने बोला कि मैंने डाइट करी तो सबने फिर ढूंढना शुरू करा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है। तो इज इट समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम अगर हम एक नॉर्मल अच्छी डाइट लें? अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो लेट मी टेल यू, 4 से 5 किलो वजन आपके बॉडी में सिर्फ इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। अगर मैं आपको नेचुरल फैट बर्नर की बात करूं तो आपके सबके किचन में सिनेमन मिलता है, ठीक है। जस्ट 1 टीस्पून ऑफ सिनेमन आप सुबह पानी में उबाल के आप ले लो, दैट एक्ट एज अ फैट बर्नर। अभी जैसे हम इतनी न्यूज सुनते हैं ऑफ यंग डेथ्स और ड्यू टू हार्ट अटैक, वर्किंग आउट इन द जिम जब वो कर रहे होते हैं, मोस्टली द वर्किंग आउट मैंने देखा है। तो इसमें भी क्या सेल्यूलर हेल्थ डिजेनरेशन का रोल है? हम अक्सर इतनी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, बीमारियों की बात होती है, कैंसर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस का कोई अंत नहीं हो रहा, और हम इसका सोल्यूशन हमेशा डॉक्टर के पास जाके ढूंढते हैं, दवाइयों में ढूंढते हैं। पर क्या हमने सोचा है कि इसका एक्चुअल रूट कॉज क्या है? आप जब भी एक पेड़ को देखते हो तो वो हमेशा एक बीज से उगता है, ठीक है, एक रूट से उगता है। ऐसे ही ये जो हमारी सारी बीमारियां हैं ना, इनकी जड़ शायद हमारे सेल्स हैं, क्योंकि ये हमारे सेल्स से ही उत्पन्न होती हैं। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, ये मैंने भी जब इस टॉपिक के बारे में सुना तो मुझे लगा कि मुझे भी इसके बारे में और जानना चाहिए, क्योंकि ये है सेल्यूलर हेल्थ पे, कैसे आप अपने सेल्स को हेल्दी रख सकते हैं ताकि आप बीमारियों से बच सकें। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो सेल्यूलर हेल्थ एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हैं, क्योंकि उनके साथ उनका जो मेन फोटे है वो रिसर्च है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं जिसमें वो हेल्थ बेनिफिट्स बताती हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के। और आज हम उनसे यही जानेंगे कि कैसे वो अपने जो पेशेंट्स हैं उनको कंसल्ट करती हैं, किन चीज़ों में करती हैं, और कैसे इन बीमारियों से हमें छुटकारा मिल सकता है बिना दवाइयाँ लिए। तो आइए मिलते हैं आज हमारी गेस्ट से, मायरा होप से। हाय मायरा, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच स्मृति फॉर हैविंग मी हियर टुडे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फील्ड है आपका, और बड़ा ही आई थिंक आजकल मैं कहूँगी ट्रेंडिंग फील्ड है आपका, क्योंकि एवरीवन इज कंसर्न्ड अपनी हेल्थ के बारे में। राइट। तो मुझे सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है, जैसे मेरा भी आपसे सबसे पहले यही सवाल था, आई एम श्योर लोगों का भी यही सवाल होगा, कि सेल्यूलर हेल्थ एक्चुअली होती क्या है, व्हाट इज इट? राइट। सो स्मृति, हम लोग आजकल हेल्थ की बहुत बात करते हैं, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ, व्हाट वी फोकस ऑन इज डाइट क्या लें, या फिर कैलोरी डेफिसिट कितना होना चाहिए सो दैट वी कैन लूज वेट। सो जो मेन फोकस है वो सिर्फ वेट लूज करने पर है, एंड वेट लूज करने के चक्कर में वी एक्चुअली एंड अप इन सो मेनी डेफिशिएंसीज। तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि आप रूट कॉज पे कैसे पहुंच सकते हैं, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट सेल्यूलर हेल्थ, स्मृति, एक ह्यूमन बॉडी 37 ट्रिलियन सेल से भी ज्यादा मिलकर बनी होती है। राइट। एंड यू विल बी अमेज्ड कि हर एक सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो आप सोचिए कि हर एक सेल आपकी बॉडी में एक फैक्ट्री की तरह काम करता है 24/7। आपका ये जो दिल धड़क रहा है, दैट इज ऑल्सो अ सेलुलर हेल्थ। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री को
रॉ मटेरियल नहीं सही मिलेगा तो वो एक फिनिश गुड अच्छा नहीं निकाल सकते हैं। एंड यही चीज है कि अगर हम अपनी फैक्ट्रीज को उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो नहीं देंगे तो वो हमारे लिए 24/7 काम नहीं करने वाला है। तो हमें अपनी सेलुलर हेल्थ को जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन द सेलुलर लेवल। सो और ये आजकल के लोगों के लिए जानना इसलिए बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। इस चीज़ को ना ऐसे समझना स्मृति कि अगर आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है और आप चाहते हो एक मजबूत बिल्डिंग खड़ी हो, लेकिन अगर आप ब्रिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो अगर आपके ब्रिक्स हेल्दी नहीं है आप एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग कभी बना ही नहीं सकते हो। एंड लाइकवाइज अगर आपके सेल्स हेल्दी नहीं है आप एक हेल्दी बॉडी बना ही नहीं सकते हो। तो अगर आप कह रहे हो कि जैसे उसको क्या सेल्स को क्या मिल रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो इसका मतलब न्यूट्रिशन हो गया, पोर्शन हो गया, क्या हम खा रहे हैं, तो हाउ इज दिस डिफरेंट जो हम एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास वैसे ही जाते हैं राइट अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, स्पेशली जब बीमारी आ जाए तो हम जाते ही हैं, राइट। तो उससे ये कैसे अलग है कि आप इसमें क्या ये अलग साइंस हमको सिखा रहे हो या कैसे वो ट्रीट कर रहे हो कि मेरे को एक ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत पड़े? या सो द थिंग इज, सबसे पहले ना आज के टाइम में जहाँ पे सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जहाँ पर जो भी बात हो रही है, सो बीइंग अ लेमैन लोगों को समझ में ही नहीं आता। बीइंग अ लेमैन लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्या फॉलो करें क्या नहीं फॉलो करें। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इवन जब मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं स्मृति, तो मैं उनको सिर्फ रेमेडीज नहीं देती हूँ, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देती हूँ। आई फर्स्ट एजुकेट देम कि आपके साथ हो क्या रहा है, सो दैट दे वुड गेट टू नो देयर ओन बॉडीज। जब आप खुद जान जाते हो किसी को, प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉडी के साथ ना कोई मैनुअल नहीं आता। आप घर में कोई मशीनरी भी यूज़ करते हो ना, उसका मैनुअल आता है। कोई छोटी मोटी चीज़ हो जाती है आप खुद खोल के ठीक कर सकते हो उसको, बिकॉज यू नो कि उस मशीनरी में क्या है। एग्जैक्टली द सेम थिंग अगर आपको आपके शरीर के बारे में पता चल जाता है, देर आर मेनी थिंग्स यू विल ओनली डू राइट ऑन डेली बेसिस। सो यहाँ पर ये है कि इफ़ वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, पर क्या वो न्यूट्रिशन आपके सेल्स अब्जॉर्ब भी कर पा रहे हैं कि नहीं। बहुत बारी आप देखोगे कि लोग कहेंगे हम सब अच्छा खाते हैं, हम बाहर का कुछ नहीं खाते, हम मीठा नहीं खाते हैं, फिर भी एनर्जी की कमी है। क्योंकि जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हो वो आपके सेल्स अब्जॉर्ब भी नहीं कर रहे हैं। सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको एटीपी मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, उसको वो न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है प्रॉपर्ली, सो दैट वो ढंग से एटीपी प्रोड्यूस कर सके। एंड दैट इज व्हाई यू फील लेथार्जिक, यू फील टायर्ड। सो यही प्रॉब्लम है सेलुलर हेल्थ की, कि आपको पता ही नहीं है कि आप जो खा रहे हो वो आपके सेल्स में पहुंच भी रहा है और कितना पहुंच रहा है। तो इसको पता करने का कोई तरीका होता है? डेफिनेटली होता है। एंड स्मृति मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो भी डिजीज, अगर हम किसी भी डिजीज की बात करते हैं, एक नॉर्मल एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो चुका है डायबिटीज, ठीक है, तो डायबिटीज कोई एक दिन में नहीं होता किसी को, ठीक है। सरफेस लेवल पे कोई डिजीज पता नहीं कब से पनप रही होती है। हमने पॉडकास्ट के शुरुआत में एक चीज बोली थी कि एक जो बड़ा पेड़ हमें दिखता है, हमें ये नहीं पता कि उसका बीज कब कितने साल पहले बोया गया था। ऐसे ही कोई भी डिजीज है, उसका जो बीज है वो आपके सेलुलर लेवल पे कितने साल पहले बोआ जा चुका है हमको नहीं पता। अब होता क्या है कि जब आपके सेल्स खराब होना शुरू होते हैं, सेल से ही मिलकर आपके टिश्यूज बने हैं, वही मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, एंड देन यू हैव द एंटायर बॉडी। तो सेल लेवल से ये टिश्यू पे आता है, एंड देन इवेंचुअली टिश्यू से ऑर्गन पे आता है, एंड देन यू हैव सरफेस लेवल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। सो इसको पता, अगर ये आपको पता लगने वाली स्टेज की बात करूं तो डेफिनेटली आपको ये पता तभी लगता है जब ये सरफेस लेवल पे आ जाता है, जब आपके बॉडी में तकलीफ शुरू हो जाती है। लेकिन अब आप सोच के देखिए कि मे बी 5 साल पहले जब डिजीज ना होके आपके बॉडी में सिर्फ एक डेफिशिएंसी थी और आपको वो डेफिशिएंसी पता चल जाती और आप उस डेफिशिएंसी पे काम करते, तो शायद वो डिजीज से आज अपने आप को बचा सकते थे। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है हेल्थ इंडस्ट्री में कि डिजीज को नापने के लिए ब्लड टेस्ट है, बट डेफिशिएंसी के लिए कोई ज्यादा माइंडफुल नहीं है। जब तक शरीर के साथ प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी जाके डॉक्टर को नहीं दिखाता, ठीक है। आपको अगर लग रहा है ना कि आपको डायबिटीज है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप कहेंगे मैं बिल्कुल श्योर हूँ डायबिटीज है, वो कहेंगे पहले ब्लड टेस्ट करवाओ। आप चाहे जितना मर्जी श्योरली बोलोगे, ब्लड
डॉक्टर वो टेल यू पहले ब्लड टेस्ट कराओ, उसमें वो देखेंगे एंड उसके बाद डॉक्टर आपको जिंदगी भर के लिए कोई मेडिसिन खाने को बोलेंगे. यू विल मेक श्योर कि खाना खाऊं या ना खाऊं बट मेडिसिन खाऊं. बट वहीं हमारा जो एक माइंडसेट है, या आप कह लो कि एक अवेयरनेस जितनी है हमको, वहां पर हम अपनी डेफिशिएंसीज को लेकर इतने ज्यादा अवेयर नहीं हैं. इसी वजह से हम नजरअंदाज करते हैं. सो वो चीज बहुत जरूरी है कि आप अपनी डेफिशिएंसी का पता लगाएं, जिसका एक सीधा सा माध्यम है अगेन ब्लड टेस्ट. सो हमें बिल्कुल इंतजार नहीं करना है कि जब बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तकलीफ होगी तभी हम जाके उतना टाइम निकालें, बिकॉज आप सब कुछ कर रहे हैं और अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे हैं. सो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि टाइम टू टाइम, एवरी 6 months, चाहे आप आज के टाइम में कितना भी हेल्दी फील कर रहे हो, बट हैव योर प्रॉपर ब्लड टेस्ट. कुछ टेस्ट हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लिपिड प्रोफाइल हो गया आपका, सीबीसी है, उसके बाद एक नॉर्मल जो डायबिटीज का HbA1c होता है, फास्टिंग हो गया. ये कुछ हार्मोनल टेस्ट आते हैं, आपके थायराइड के टेस्ट आते हैं. ये कुछ टेस्ट हैं जो हर किसी इंसान को करवा लेने चाहिए टाइम टू टाइम. और अगर जैसे आप कह रहे हो कोई स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज हैं, तो वो आप कैसे, मतलब उनके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं? क्योंकि मैं व्हाई आई एम सेइंग दिस इज क्योंकि अभी मैं जब भी हेल्दियन से अपने टेस्ट कराती हूँ और वो पैकेज लेती हूँ, राइट, तो उसमें पोटेशियम का टेस्ट नहीं होता, मैग्नीशियम का टेस्ट नहीं होता, आयरन का नहीं होता, बेसिकली फैटी एसिड्स के टेस्ट हाँ ये नहीं होते, जो शायद मेरी डेफिशिएंसी या सेलुलर Right. हेल्थ की चीजें बताएं. एग्जैक्टली. क्योंकि लोगों को ही नहीं पता कि ये टेस्ट कराने हैं. और जब Exactly. मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ या किसी, तो वो मुझसे पूछती है मुझे आप ये एक्स्ट्रा कराओ, Right. so that I can see your potassium, your calcium, you know, Right. these kind of levels. राइट. तो ये टेस्ट क्यों नहीं इंक्लूड होते पैकेजेस में? बिकॉज आई टेल यू, हमारा ना अगर मैं आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट द मेडिकल साइंसेज एंड मेडिकल इंडस्ट्री. दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. सो मेडिकल इंडस्ट्री, बिकॉज दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब व्हेन इट कम्स टू किसी की लाइफ जब बचाने की बात होती है ना. सो उससे फास्ट कुछ नहीं है हमारे पास. लेकिन तभी हम बात करते हैं डेफिशिएंसीज की, जहां पर आपके पास एम्पल टाइम है अपने आप को सेलुलरली ठीक करने का. अब प्रॉब्लम क्या होती है कि मिनरल डेफिशिएंसी, ये जितने भी टेस्ट आपने बोले हैं, दो हमारे पास अब कुछ टेस्ट आ गए हैं जो मिनरल डेफिशिएंसीज आपकी डेफिनेटली बता देते हैं. लेकिन आई विल स्पेसिफिकली टेल यू देयर आर फ्यू टेस्ट जो आपको इंडिया में नहीं मिलते. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉक अबाउट सेलुलर हेल्थ, देयर इज नो टेस्ट फॉर कंप्लीट फैटी एसिड रेशियोज. अब होता क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है विच इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, उसके अंदर स्टोर्ड होते हैं फैटी एसिड्स. वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि फैट हमेशा खराब नहीं होता. सो कुछ फैटी एसिड्स के रेशियोज हैं जो आपको मेंटेन करने बहुत जरूरी हैं अगर आप अच्छी सेलुलर हेल्थ चाहते हैं तो. स्पेसिफिकली ओमेगा 6 and 3. ओके. So we talk about omega 6, we talk about omega 3 individually, but the actual thing is it is the ratio that matters. मतलब ओमेगा 3 to ओमेगा 6 का क्या रेशियो होना चाहिए? एग्जैक्टली. ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 का जो रेशियो है वो डिफाइन करता है कि आपके सेल्स में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है. जितने ज्यादा फ्लेक्सिबल आपके सेल्स होते हैं उतनी ज्यादा आपके सेल्स की कैपेसिटी होती है टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन. ओके. तो ये जो रेशियो है अगर वो मेंटेन्ड है तो आप अपनी सेलुलर हेल्थ को बहुत हद तक ठीक कर सकते हो. बट इस रेशियो का कोई टेस्ट इंडिया में अभी फिलहाल उस लेवल पे अवेलेबल नहीं है. पर अगर मुझे जानना हो तो कैसे जानूं? सो देयर आर फ्यू कंपनीज बाहर से, इफ आई टॉक अबाउट, आई विल नॉट नेम अ कंपनी हियर, बट देयर आर फ्यू कंपनीज जिनके होम किट्स आते हैं. सो इट्स अ सिंपल ब्लड टेस्ट जो आप कोई भी खुद से कर सकता है. जिसको डायबिटीज का टेस्ट करना आता है वो इट इज अ स्मॉल पिन प्रिक. पर हमारे जो करंट टेस्ट्स होते हैं उसमें कहीं कोई आइडिया नहीं मिल सकता ये? नहीं होते. Okay. देयर आर फ्यू लैब्स जो इस रेशियो को करते हैं, बट if I talk about authenticity, I don't have any idea. I know Vita's lab जिसके लिए I did one research program also. That Vita's lab, it's a lab of WHO. It's a collaborative partner to WHO. अच्छा. ये लैब बहुत एक्सटेंसिव टेस्ट करती है एंड ये टेस्ट किट्स आपको इंडिया में अवेलेबल है. सो वेयर दिस लैब वुड टेल यू द एंटायर कंप्लीट आपका हेल्थ ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड सेलुलर पर ये हेल्थ. एक्सपेंसिव होगा? ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. इट इज जस्ट लाइक आप एक बाहर डिनर करने जाते हो उसकी अच्छा. कॉस्टिंग है. ओके. अब जैसे आपने बताया ये रेशियो होता है, ये रेशियो क्या होना चाहिए
विच इज अ गुड रेशियो। Yeah. और इसका कोई पैटर्न है, कोई डिटेरियोरेशन हो रही है इसमें, तभी ये बात इतनी बाहर आई है? राइट, सो ओमेगा 6 और 3 का जो एक्चुअल रेशियो होना चाहिए दैट शुड बी 3:1 और बिलो। अच्छा, तो 3 is omega 3, 3 is omega 6 6, and अच्छा, 1 is omega 3। ओके। एंड ये जो रेशियो है, जब तक आप अगर 4:1 तक भी मेंटेन कर रहे हो, आप बहुत सही सेलुलर हेल्थ को मेंटेन करके चल रहे हो। Okay. बट अगर मैं आज अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात करूं स्मृति, ये जो रेशियो है, इफ आई टॉक अबाउट इंडियाज रेशियो, इंडियाज एवरेज, वी हैव दिस रेशियो इन द क्रॉनिक लिमिट ऑफ 50:1, ओ, which is India's ratio, and worldwide अगर मैं इस रेशियो की बात करूं तो that is 25:1, which is अच्छा। chronically high। and हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की, वी टॉक अ लॉट अबाउट हाँ, इन्फ्लेमेशन। बहुत कैची वर्ड है आजकल ये। बहुत कैची वर्ड है ये। सो इन्फ्लेमेशन अगर आप किसी से पूछ लो, एवरीबडी विल टॉक अबाउट कि मैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ले रहा हूँ, इन्फ्लेमेशन रीजन है, बट देन यू वुड आस्क देम व्हाट इज एग्जैक्टली इन्फ्लेमेशन, दे विल नॉट हैव एनी आंसर टू इट। बिल्कुल। Because, like for example, we know cholesterol क्या है? Cholesterol is an imbalance of LDL and HDL. Likewise, inflammation is an imbalance of omega 6 and 3. So बहुत ज़रूरी है जब हम inflammation की बात कर रहे हैं, we need to know about the ratios, the fatty acid ratio, which is omega 6 and 3. So जब मैंने अभी बात की कि 3:1 के रेशियो है, यू विल हार्डली गेट एनीबडी इन इंडिया जिनका ये रेशियो मेंटेन्ड होता है। सो ये बहुत बड़ा ट्रिगर है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का। कुछ हद तक इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, बिकॉज वो हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस एजेंट है। कुछ हद तक इन्फ्लेमेशन आपके वुंड्स को हील करने के लिए काम आती है, जो कि होता है हमारे ओमेगा 6 लेवल्स की वजह से, स्पेसिफिकली अराकिडोनिक एसिड जो कि ओमेगा 6 का पार्ट है, जो आपके इन्फ्लेमेशन इतनी रखनी ज़रूरी है बॉडी में, जो वुंड हील करे, जो आपको बेसिकली हील करे, बिकॉज ये आपके ना ब्रेन को सिग्नल देती है कि कुछ ना कुछ गलत है। ठीक है, एकदम से आपको स्ट्रेस हो जाता है, या आपके ब्रेन को बताते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग विद द बॉडी, तो इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उतने काम के लिए इन्फ्लेमेशन आपकी ज़रूरी है, बट जहाँ पर ओमेगा 6 लेवल्स बढ़ जाते हैं एक लिमिट से आगे, इट क्रिएट्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विच इज़ अ साइलेंट किलर नाउअडेज। तो अगर जैसे मैं कहूँ कि ये अब अगर हमारे में डेफिशिएंसी है, तो क्या फूड ऐसे आइटम्स हैं जिससे आप ये डेफिशिएंसी को कर सकते हैं, या सप्लीमेंटेशन इज द ओनली वे आउट? मतलब क्या इसका बैलेंस होना चाहिए? राइट। सो स्मृति, आपने आजकल बहुत देखा होगा कि ओमेगा 3 की बहुत बात हो रही है। ठीक है, एवरीबडी इज लाइक कि ओमेगा 3 हमें लेना चाहिए। ओमेगा 3 डेफिनेटली हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में ओमेगा 6 लेवल्स इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं, विच आई जस्ट मेंशन। द नॉर्मल एवरेज इज नाउ 50:1। तो हम अपने सराउंडिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ रेशियो को मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। अब ओमेगा 6 ऑलरेडी इतने हाई हैं, तो वी नीड टू एक्चुअली इंक्रीज आवर ओमेगा 3 कंटेंट। अगर मैं बात करूं डाइट की, तो ओमेगा 3 रिच डाइट, एंड ओमेगा 3 के साथ प्रॉब्लम ये है कि ओमेगा 3 इज एन एसेंशियल फैटी एसिड, वो आपकी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, तो आपको किसी बाहर के सोर्स से लेना ही पड़ता है। अब आते हैं कि नेचुरल डाइट से या सप्लीमेंट से। हमारी जितनी भी हम नेचुरल डाइट लेते हैं, उसमें ओमेगा 3 कंटेंट हमको पूरा पड़ ही नहीं सकता। इवन इफ यू आर ईटिंग फिश एवरी डे, सबसे अच्छा सोर्स फिश माना जाता है ओमेगा 3 का। सो दैट ऑल्सो डिपेंड व्हाट काइंड ऑफ फिश, बिकॉज वाइल्ड फिशेज में मैकरल है, सैल्मन है, एनकोविस है, इसमें आपको ओमेगा 3 मिलता है। बट देन इफ यू आर कंज्यूमिंग फिश एवरी डे, मर्करी पॉइजनिंग का खतरा रहता है, लेड टॉक्सिसिटी का खतरा रहता है, एंड देयर आर सो मेनी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, जो अगेन हार्मफुल है। तो उस चीज़ से भी आपको वो प्रॉपर ओमेगा 3 नहीं मिल रहा। हम वेजिटेरियन डाइट की बात करते हैं, तो आपके नट्स हो गए, आपके सीड्स हो गए, लेकिन उससे हमें ओमेगा 3 नहीं मिलता। आप नट्स खाइए, आप वॉलनट्स खाइए, उसमें अगर आप फाइबर सोर्स के लिए खा रहे हैं, इट इज़ वेरी गुड। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट ओमेगा 3 कितना मिलता है उसके अंदर, तो प्लांट बेस्ड किसी भी फूड आइटम में इट इज़ ओनली ALA।
So there are three main omega-3s, which is ALA, EPA and DHA. Okay. EPA एंड DHA हमको एनिमल सोर्स से मिलता है, जो हमारी बॉडी डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर सकती है. ALA को डायरेक्टली बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती. ALA इज लाइक एलियन टू ह्यूमन बॉडी. ALA हमारे जो एनिमल्स हैं वो ALA कंज्यूम करते हैं. एनिमल्स को जो ओमेगा 3 चाहिए वो ALA के फॉर्म में चाहिए. अगर हम ALA कंज्यूम करेंगे देन हमारी बॉडी पहले उसको कन्वर्ट करती है इनटू EPA एंड DHA, और उसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है. तो अगर आप 4-5 अखरोट भी खा रहे हैं दिन में, देन उसका सिर्फ 1 या 2% ही आपके बॉडी में EPA एंड DHA में कन्वर्ट होता है, विच इज नथिंग. वो आपके बॉडी के ओमेगा 3 लेवल्स को पूरा कर ही नहीं सकता. दैट इज इम्पॉसिबल. एंड यहीं पर ही सप्लीमेंटेशन काम आता है. और एक मैंडेटरी आप कह सकते हैं, ओमेगा 3 इज अ मैंडेटरी सप्लीमेंट, क्योंकि इट इज, मैं ओमेगा 3 को सप्लीमेंट भी नहीं कहती, मैं ओमेगा 3 को मिसिंग पार्ट ऑफ योर डेली फूड ही बोलती हूँ, बिकॉज इट इज अ मैंडेटरी न्यूट्रिशन. जब तक आप ओमेगा 3 नहीं लेंगे, जब तक आपके सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी अच्छी नहीं होगी, आप कोई भी और न्यूट्रिशन लेंगे आपके सेल्स उसको अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे. तो व्हेन एनीबडी स्टार्ट सप्लीमेंटेशन, ओमेगा 3 इज द फर्स्ट सप्लीमेंट दैट वन शुड टेक. एंड उसकी भी कितनी क्वांटिटी में लेना है, दैट ऑल्सो मैटर. सो जरूरी है ओमेगा 3 लेना डेफिनेटली. तो जब ये डेफिशिएंसी होती है, व्हाट आर द अर्ली साइंस, के हमें पता चलेगा कि शायद क्या हमें ओमेगा 3 या 6 की तो अब हो ही नहीं सकती, मुझे लग रहा है कि इट्स सो मच. 6 तो यस, तो बिकॉज 6 तो आपको हर जगह से मिल रहा है. जो आप वेजिटेबल ऑयल यूज करते हो, जो आप जंक खाते हो, जो फ्राइड खाते हो, जो समोसे और पकौड़े हम लोग मार्केट से मंगा के खाते हैं, इट इज ऑल अ सोर्स ऑफ ओमेगा 6. सो वो तो हमें बाहर से लेना नहीं है. ओमेगा 3 की डेफिशिएंसीज ना डायरेक्टली रिलेटेड होती है एनी प्रॉब्लम विद योर ब्रेन एंड हार्ट. हमारे जो हार्ट सेल्स हैं उसमें EPA होता है, हमारे ब्रेन सेल्स हैं उसके अंदर DHA होता है. आर रेटिना सेल्स इज ऑल्सो मेड अप ऑफ DHA. तो कुछ भी अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट अर्ली साइंस, ब्रेन फॉग होना, मसल पेन होना, आपका स्किन का डलनेस आना, या फिर एक्सट्रीम हेयर फॉल होना, आपके हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसका बढ़ना, या सडन आपको अनईजीनेस होना, ये सारे सिम्टम्स ये बताते हैं कि आपके बॉडी में ओमेगा 3 की कमी है. सो एंड आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस है. छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन का नाम बहुत आराम से लेते हैं, एंड इट इज अ सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम. बट ये इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एंड द मेन रीजन इज ओमेगा 3 डेफिशिएंसी. तो अभी जैसे बिकॉज यू मेंशन्ड ये इन्फ्लेमेशन एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो मेरे को पहली बार इस डाइट के बारे में पता चला जब विद्या बालन टॉक्ड अबाउट इट. क्योंकि आई थिंक बिकॉज शी इज अ सेलिब्रिटी और उसने बोला कि मैंने डाइट करी, तो सबने फिर ढूंढना शुरू करा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है. तो इज इट समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम अगर हम एक नॉर्मल अच्छी डाइट लें, कि इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें इंक्लूडेड होती हैं क्या जो हम इन्फ्लेमेशंस को कम करती है, या क्या होता है? देखिए बहुत सारी चीजें, वही वाली बात है कि हम लोग जो पुराने टाइम में खाना पीना होता था हमारा, वो इतना सॉर्टेड था कि हमें किसी भी फैंसी चीज की जरूरत नहीं थी. वहां पे आज के लाइफस्टाइल का भी प्रॉब्लम है. आज जिस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वो भी एक मेन रीजन है कि हम कितना भी अच्छा डाइट ले लें, हम कुछ डेफिशिएंसीज ऐसी हैं जिसको पूरा नहीं कर सकते हैं. ठीक है, विद्या बालन जी ने जब वेट लॉस किया था, एंड उनके सडन वेट लॉस, मतलब उनका सडन वेट लॉस वाज अ काइंड ऑफ बज. हर कोई बात कर रहा था, एंड देन व्हेन शी टोल्ड कि इन्फ्लेमेशन पे उन्होंने काम किया, एंड इट वेंट वायरल. सबने ये तो समझा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है, या इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन से क्या होता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन क्या है वो ज्यादा लोगों ने समझना नहीं चाहा. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फ्लेमेशन, हमारे वेट लॉस में, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो लेट मी टेल यू, 4 से 5 किलो वजन आपके बॉडी में सिर्फ इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है. तो अगर आप इन्फ्लेमेशन कंट्रोल कर ले, यू विल सी कि आपके इंचेस लॉस हो गए, आपको बहुत लाइट फील हो रहा है, ब्लोटिंग नहीं हो रही है, कुछ भी खा लिया तो यू आर फीलिंग हेवी, वो सब नहीं हो रहा है. सो और वो कौन से खाने से आपको मिल रहा है?
अगर मैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की बात करूं, इट इज़ ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ओमेगा रिच फूड। इवन आप अगर डेली बेसिस पे एक क्वांटिटी ऑफ नट्स एंड वॉलनट्स वगैरह अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, दो इट इज़ नॉट द कंप्लीट एंड एक्चुअल सोर्स ऑफ ओमेगा 3, बट स्टिल इट वुड हेल्प। आपका सौंफ का पानी लोग पीते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन। जिंजर है आपका जो, देर आर सो मैनी अदर फूड आइटम्स ऑल्सो जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। आप जिंजर डाल के लेते हैं, आप लेमन वाटर जो आप लेते हैं, दैट ऑल्सो आपके इन्फ्लेमेशन को कुछ हद तक कम करता है। लेकिन अगेन उस इन्फ्लेमेशन को बैलेंस आउट भी नहीं होता। वो जो भी आप इन्फ्लेमेशन हटाने के लिए कर रहे हो वो कहीं से भी बैलेंस आउट होता ही नहीं है, क्योंकि द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस आपके क्रॉनिक स्ट्रेस लेवल्स इतने बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि अगेन इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है। तो डेफिनेटली हमें ना अब ध्यान देना है कि इन्फ्लेमेशन अगर कम करनी है तो we need to actually go for omega 3 rich food, because we really need to maintain this balance. And आप देखेंगे, जो मैं अपने clients को बताती हूँ, जब हम काम करते हैं बैलेंस मेंटेन करने पर, they will feel very very relaxed। उनको स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं। तो ये बहुत, एंड इट इज़ नॉट जस्ट वन डे जॉब। ये ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से रिलीफ मिल गया है। यू नीड टू इंक्लूड फ्यू हैबिट्स इन योर लाइफस्टाइल। ठीक है, ये आपकी डेली लाइफस्टाइल होनी चाहिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इज नथिंग फैंसी। इट इज़, आप प्रोसेस्ड फूड कम कर दो, आप शुगर ओवरलोड कम कर दो अपने डाइट में से, आप मैदा कम कर दो अपने डाइट में से। ये तीन चीज़ें आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बहुत बढ़ाती है। आप इसको काट दो अपने लाइफस्टाइल में से, बहुत आप अपने आप ही लाइट फील करोगे। सो ये इट इज़ ओनली, you just need to be aware. It is nothing fancy. और हाँ, कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी को डेफिनेटली पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ एड ऑन्स एंड सप्लीमेंट आपको आज के टाइम में करने ही पड़ते हैं, बट लाइफस्टाइल हैज इट ओन रोल टू प्ले। जब आप इन्फ्लेमेशन की बात करते हो, कभी कभी कुछ टेस्ट से भी पता चलता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। वो कौन से टेस्ट होते हैं? स्मृति, मैंने अभी ये मेंशन किया था कि देयर आर फ्यू टेस्ट। अगर मैं आपको जो इंडिया में अवेलेबल है, आप नॉर्मल बताओ। जैसे एज अ नॉर्मल ह्यूमन मैं जो अपने नॉर्मल टेस्ट करवाती हूँ, उसमें जो थोड़ा आइडिया मुझे इन्फ्लेमेशन का दे सकते हैं। हाँ, राइट। तो एक हमारा CRP टेस्ट होता है, विच इज सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। इट इज एन एंजाइम जो लिवर प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर ये एंजाइम आपके बॉडी में बढ़ा हुआ आता है, इट मीन्स कि इन्फ्लेमेशन ट्रिगर है, क्योंकि ये एंजाइम इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है। तो CRP टेस्ट है जो नॉर्मली लोग इन्फ्लेमेशन के लिए कराते हैं। यू कैन गो फॉर दैट टेस्ट। अगर एडवांस टेस्ट के लिए जाना है तो एज आई मेंशन, देयर आर किट्स अवेलेबल। खुद से लोग इसका टेस्ट कर सकते हैं, एंड मे बी आप अपने डिस्क्रिप्शन में इन टेस्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बट CRP इज़ अ टेस्ट विच इज़ अवेलेबल। आपको लिपिड प्रोफाइल अपने प्रॉपर कराने चाहिए, जिसमें आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल्स एंड उनके जो मेजर्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी कराते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी आप कराते हो, उसमें आपको थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन के बारे में आइडिया हो जाता है। सो दीज आर दी टेस्ट जो इंडिया में अवेलेबल हैं, जो आप नॉर्मली करा सकते हो और कराने चाहिए। अच्छा, कुछ लोग आई थिंक टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, कुछ लोग फैट बर्नर्स लेते हैं। राइट। अब ये फैट बर्नर्स का क्या रोल है? अब ऑब्वियसली देयर में भी नेचुरल वाले भी होंगे और जो आर्टिफिशियल जो होते हैं, लाइक योर मेडिसिनल टाइप जो होते हैं। तो ये फैट बर्नर लेने चाहिए अगर एक्सटर्नल है तो, और अगर नहीं तो नेचुरल फैट बर्नर्स कौन से होते हैं? देखो, फैट बर्नर अगर आप किसी शॉर्टकट के लिए ले रहे हो कि फैट बर्नर ले लोगे और बिना लाइफस्टाइल चेंज करें आप अपना वेट लॉस कर लोगे, तो इट इज़ अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं होता। फैट बर्नर सिर्फ एक्सेलरेटर्स होते हैं, दे आर द कैटलिस्ट। अब वो बाहर से आप केमिकली भी ले सकते हो, और देयर आर फ्यू थिंग्स इन योर डेली डाइट ऑल्सो जिसको आप इंक्लूड करके भी उसको एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हो। बट यू नीड टू डू द रियल जॉब। You need that movement of body जिससे कैलोरी बर्न होता है। सो फैट बर्नर सिर्फ एक कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है। अगर मैं आपको नेचुरल फैट बर्नर की बात करूं तो आपके सबके किचन में सिनेमन मिलता है। ठीक है, जस्ट 1 टीस्पून ऑफ सिनेमन आप सुबह पानी में उबाल के आप ले लो।
दैट एक्ट एज अ फैट बर्नर। अच्छा। लेकिन उसके बाद अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे, आप अगर उसके खाना बाद ठीक अपने से नहीं कैलोरी खाओगे। बर्न नहीं करोगे तो वो फैट बर्नर भी कुछ नहीं करने वाला। तो मूवमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी। आर्टिफिशियल फैट बर्नर्स डेफिनेटली, अगर आप जिम कर रहे हो तो आपको एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए होता है, उसके लिए ठीक है, बट नॉर्मल आई विल नॉट एडवाइज। सो आप सिनेमन यूज कर सकते हो, लाइम वाटर, लेमन वाटर जो होता है, दैट ऑल्सो एक्ट एज फैट बर्न कैटलिस्ट। एंड देन आपकी ब्लैक कॉफी इन अ नॉर्मल क्वांटिटी। कई लोग होते हैं कि 5-6 कप पीते हैं पूरे दिन में, दैट इज नॉट हेल्दी, बट just 2 to 3 cup of black coffee with a proper movement डेफिनेटली आपका एक्सेलरेट कर देते हैं फैट बर्निंग हाँ, का मतलब आई process। शुड टेल पीपल कि ऐसा नहीं कि वेट लॉस हो जाएगा इससे, या नहीं। ये एक वेट लॉस रिकमेंडेशन है, Right. बट शी इज वेरी क्लियरली सेड कि ये कैटलिस्ट है, तो आपको हाँ। हेल्प करेंगे अपनी Right. जर्नी में, अगर आप वेट लॉस जर्नी कर रहे हो, और इंस्टेड ऑफ टेकिंग समथिंग आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, बिकॉज जो भी चीज आपके डाइजेशन प्रोसेस को सपोर्ट कर रही है वो इवेंचुअली आपका मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट कर रही है, और आपका मेटाबॉलिज्म जब सही काम करता है तो प्रॉपर आपका फैट बर्नर, कैलोरी बर्न, प्रॉपर डाइजेशन, सब कुछ प्रॉपर होता है। सो वही चीज है, इट इज। तो अभी जैसे हम इतनी न्यूज सुनते हैं ऑफ यंग डेथ्स ड्यू टू हार्ट अटैक, यस, वर्किंग आउट इन द जिम जब वो कर रहे होते हैं, मोस्टली दे वर्किंग आउट, मैंने देखा है। तो इसमें भी क्या सेल्यूलर हेल्थ डिजेनरेशन का रोल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। एंड ये बहुत अच्छी बात करी आपने, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या मिलता है हमको कि बहुत हेल्दी इंसान है और बिल्कुल फिट है, कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ में, देखने में एकदम सही है, एंड सडन पता चल रहा है कि सडन हार्ट अटैक, सडन कार्डियक अरेस्ट। और ये चीजें आजकल रेयर नहीं है, ये आपको रोज सुनने के लिए मिल रही हैं। और जब मेडिकली उनकी जांच की जाती है तो कॉज अननोन बता दिया जाता है। सो ऐसा कुछ तो हुआ होगा बॉडी के अंदर जो किसी इंसान को अपने जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया, एंड इन्फ्लेमेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट। मैं इन्फ्लेमेशन की बात इसमें इसलिए करूंगी बिकॉज आई ऑल्सो टेल पीपल इन्फ्लेमेशन इज अ साइलेंट किलर। रिसर्च ये बोलती है कि हार्ट अटैक होने की जितनी बड़ी वजह कोलेस्ट्रॉल है, उतनी ही बड़ी वजह इन्फ्लेमेशन है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में फिर भी आपको ना सिम्टम्स पता चल जाते हैं। आपको हाई आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, देर आर स्टिल यू कैन गो एंड चेक योर कोलेस्ट्रॉल, यू हैव टाइम टू प्रोसेस, बट इन्फ्लेमेशन इज अ साइलेंट किलर। वो एकदम से होती है, नुकसान करती है, और लोगों को समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या है। बिकॉज अगर मैं कार्डियक अरेस्ट की बात करूं, सो there is a term called myocarditis and pericarditis. Okay. It is nothing but the inflammation around and inside the heart muscles. ओके। तो ये जो इन्फ्लेमेशन है ये एकदम से हमारे आर्टरीज को ब्लॉक कर देती है, आर्टरीज को डैमेज करती है, एंड देन प्लाक रैप्चर होता है एंड सडन हार्ट अटैक। सो बहुत ज़्यादा क्रॉनिकली अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, सो इट कुड बी अ रीज़न फॉर सडन हार्ट अटैक्स, सडन ब्रेन स्ट्रोक्स, डायबिटीज़ ऑल्सो। बच्चों के अंदर जो डिप्रेशन, ADHD के सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं, द मेन रीज़न इन्फ्लेमेशन कुड बी फॉर दैट ऑल्सो। सो या इन्फ्लेमेशन हैज़ अ मेजर। तो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द ओनली विलन, मतलब इट इज नॉट द ओनली विनर। आई विल नॉट से कि आप उसको कहीं से भी इग्नोर करिए या उसको सीरियसली नहीं लीजिए, बट येस, अब सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक होने की सिर्फ एक वजह नहीं है। पर ये जो इन्फ्लेमेशन है, क्या ये जैसे आप बता रहे हो हार्ट, इन्हीं मतलब लाइफस्टाइल डिजीजेस इन्हीं के ट्रिगर्स को ज्यादा करती है, या देयर आर अदर थिंग्स जैसे किडनी फेलियर, लिवर, ये सब में भी इसका रोल है? एंड इवन इफ यू गो मोर डीपर, क्या कैंसर में भी इसका रोल है इन टर्म्स ऑफ जब सेल्स कैंसरस हो जाते हैं? बिल्कुल। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग एट द सेलुलर लेवल। सबसे पहले जो भी चीज पनप रही है वो सेल्स के ऊपर, सेल्स के साथ ही पनप रही है। सेल्स जब अनहेल्दी सेल्स ग्रो करने लग जाते हैं तो कैंसर सेल्स ग्रो होने लग जाते हैं। अब जिस तरीके का हमारा एनवायरनमेंट है, अगर हम सिंपल कैंसर की बात करें, कैंसर एक टाइम पे एक रेयर डिजीज माना जाता था जिसको महामारी के नाम से जाना जाता था। आज के टाइम में एवरी अगर हम में से 4 लोग इस रूम में बैठे हैं तो हम सब किसी ना किसी को अपने सर्कल में जानते हैं हु इज गोइंग थ्रू
any kind of, there are so many types of cancer also nowadays. तो ये जो कैंसर है इसका मेन रीजन आपका लाइफस्टाइल है. नाउ कैंसर इज नो मोर ऐसा कुछ नहीं है जो रेयर डिजीज है. इट इज योर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ओनली, क्योंकि वट एवर वी आर ईटिंग इट इज एवरीथिंग इज मेकिंग आवर बॉडी एसिडिक. जब आपकी बॉडी एसिडिक होती है इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होती ही होती है. आप जो खाना खा रहे हो वो एसिडिटी बढ़ा रहा है आपके बॉडी के अंदर. ये जो पानी हम लोग पी रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ मेन रीजन फॉर इंक्रीजिंग एसिडिटी इन साइड योर बॉडी, एंड दैट इज वाई अल्कलाइन की तरफ लोगों की नॉलेज काफ़ी बढ़ती जा रही है. सो एवरी डिजीज, मैंने आपको बोला ना कि डिजीज इज समथिंग विच इज ऑन दी सरफेस, जो आपको समझ में आता है. डिजीज कम्स फ्रॉम डिसईज. जब आपके बॉडी के सेल्स डिहाइड्रेटेड हैं, जब आपके बॉडी के सेल्स में ऑक्सीडेशन इतना ज़्यादा हो चुका है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, बीट एनी ऑर्गन, इन्फ्लेमेशन जहाँ पर भी बढ़ रही है, आपके जो सेलुलर हेल्थ है, जिस भी बॉडी पार्ट में ज़्यादा ट्रिगर्ड है उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है एंड वहाँ पे डिजीज शुरू हो जाता है. सो एवरीथिंग इज हैपनिंग फ्रॉम योर सेलुलर लेवल ओनली. बट आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि यू नो हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म डॉक्टर होता है, लाइक राइट, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं. पर आज तक मैंने कभी किसी डॉक्टर, नॉट टू, मैं कोई, आई एम नॉट अगेंस्ट द डॉक्टर फ्रेटर्निटी या मैं कुछ ऐसे नहीं कह रही, पर मैंने आज तक किसी डॉक्टर को सेल्यूलर हेल्थ की बात करते हुए तो नहीं यू नो आज तक देखा है, ना सुना है, ना वो बात टच हुई है आज तक. तो ऐसा क्यों है? पर मतलब व्हाई इज इट के ये इस एटलीस्ट वर्ड का मेंशन भी नहीं आता? देखो स्मृति, इसमें ना मैं यही बात बोलूँगी कि हम लोगों ने ना कुछ फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल की है. ठीक है, अगर अब आप मुझसे यहाँ पे बैठ के, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट, राइट, ठीक है, आई एम अ हार्मोनल हेल्थ कोच. सो आप मुझसे हॉर्मोन्स की, आप मुझसे सेल्स की, सेलुलर न्यूट्रिशन की बात करेंगे, आई कैन आंसर. आप मुझसे किसी भी डिजीज की मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, आई डोंट हैव दैट नॉलेज. ठीक है, बिकॉज वो मेरी पढ़ाई नहीं है. ठीक है, और मुझे कोई मेडिसिन के बारे में कुछ भी बोल देगा, इट इज लाइक आपको चाइनीज नहीं आती, आपके सामने कोई चाइनीज बोले आपको, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, राइट. तो डॉक्टर्स की जो पढ़ाई है दैट इज मेडिसिन. ठीक है, एंड डॉक्टर्स आपको एकदम से जो आपको रिलीफ चाहिए बॉडी के अंदर, only medicine can actually give that to you. अगर हम न्यूट्रिशन की या सेलुलर लेवल की बात करेंगे तो सेल्स तक अगर आपने हेल्थ पहुंचानी है इट विल टेक टाइम. बट आपकी बॉडी में अगर किसी इमीडिएट असिस्टेंस की ज़रूरत है, देयर मेडिसिन कैन ओनली हेल्प. और डॉक्टर्स की बात करूं तो डॉक्टर्स की पढ़ाई शायद न्यूट्रिशन नहीं है. ठीक है, सो वही कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साझे. तो वही बात हो जाती है कि वी कैन नॉट ब्लेम डॉक्टर्स. डॉक्टर्स आर देयर टू डू देयर जॉब. न्यूट्रिशन एंड सेलुलर हेल्थ इज आवर डेली जॉब, बिकॉज वी नीड टू एक्चुअली लुक फॉर द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी नीड टू एक्चुअली लिव. बट जैसे अगर हम यू नो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन गो इनटू आवर बॉडी, दे यू नो रिएक्ट, और उससे जो भी या तो डिजीज ठीक होती है और हमारे को भी कंफर्ट आता है. हाँ, अब बहुत टाइम इसमें काफी हद तक वो मेडिसिन एंटीबायोटिक्स भी होती हैं. यस. तो जब हम ये लेते हैं, डज इट अफेक्ट आवर सेल्स, हमारी गट पे इफेक्ट डालती है? इज इट किलिंग सर्टेन थिंग्स? यस. मैं गट हेल्थ की बात करती हूँ. गट हेल्थ, जो हमारा गट है, गट को हम सेकेंड ब्रेन बोलते हैं. ठीक है, एंड जो ब्रेन और गट एक्सेस है वो कनेक्टेड है वेगस नर्व से. ठीक है. 97% सेरोटोनिन आपके गट में ही प्रोड्यूस होता है, जो एक हैप्पी हार्मोन है. तो कई बार ऐसा भी होता है कि बिना किसी वजह के आपका मूड स्विंग हो रहा है, आपका मूड खराब है, आप डिप्रेस फील कर रहे हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि कोई ऐसा रीजन नहीं है कि मुझे ऐसा फील करना चाहिए, बट स्टिल यू आर फीलिंग समथिंग रॉन्ग. वो, और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, बट वो ज़रूरी नहीं है कि आपके माइंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो. इट कुड बी अ प्रॉब्लम इन योर गट. अब हम आते हैं एंटीबायोटिक या मेडिसिन कैसे आपके गट हेल्थ को ख़राब कर सकती हैं. मैं एंटीबायोटिक की बात करती हूँ. एंटीबायोटिक इज अ विलन फॉर योर गट माइक्रोबायोम.
एंटीबायोटिक का काम है आपके जो इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं उसको किल करना, ठीक है। लेकिन एंटीबायोटिक्स हैव नो ब्रेन। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियाज किल करते हैं, जिसमें इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरियाज भी किल होते हैं, बट एट द सेम टाइम देयर आर गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज का एक बैलेंस है गट के अंदर। तो ये जो एंटीबायोटिक है वो उस बैलेंस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये सिर्फ बैड बैक्टीरियाज या इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरियाज को ही ख़त्म नहीं कर रहा, ये गुड बैक्टीरियाज को भी ख़त्म करता है। तो ये जो डिसबैलेंस होता है, जिसको हम डिसबायोसिस भी कहते हैं, दैट अकर्स व्हेन वी टेक एंटीबायोटिक्स। तो डेफिनेटली एंटीबायोटिक से आपके गट हेल्थ पे तो असर पड़ता है। तो देन व्हाट इज द वे आउट? क्योंकि जब आपको तकलीफ है तो आप मेडिसिन नहीं लेते हो, बिल्कुल, या एंटीबायोटिक से ही जाता है। हाँ। तो उसका कोई तोड़ तो होगा, कोई तरीका होगा उससे उसको बैलेंस को वापस लाने का। राइट, जब डॉक्टर भी ये सजेस्ट करते हैं कि जब आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तो खिचड़ी और दही इन सब पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर दो, ठीक है, और पानी ज़्यादा पियो, क्योंकि उस टाइम पे आपके गट को एक तो बहुत लाइट चाहिए होता है। हम जो भी खा रहे हैं दैट शुड बी वेरी लाइट फॉर आवर गट। वो चीज़ हो गई। दही अगर आप खा रहे हो तो उसके अंदर ऑलरेडी प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैलेंस करते हैं। और मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप एंटीबायोटिक के कोर्स पे हो तो उसके बाद एटलीस्ट 1 to 2 weeks के लिए योर डाइट शुड बी योर डाइट शुड बी वेरी गुड इन फाइबर ऑल्सो, ताकि आपके जो प्रीबायोटिक हैं विच इज़ अ फूड फॉर योर गुड बैक्टीरियाज उसको आप बढ़ा सको, ताकि गुड बैक्टीरियाज की ग्रोथ बढ़ सके आपके गट के अंदर, ठीक है। एंड देन अपने खाने को इस तरीके से मोल्ड करना चाहिए कि जो डैमेज एंटीबायोटिक्स ने किया है गट के साथ वो आपकी डाइट के गुड बैक्टीरियाज उसको फुलफिल कर सके। तो आवर डाइट शुड बी प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक रिच। तो प्रोबायोटिक्स का जो रोल है, इट्स नॉट अ मिथ, मतलब जैसे लोग कहते हैं कि बहुत ही बढ़ा चढ़ा के हम प्रोबायोटिक्स के बारे में, बिकॉज ऑब्वियसली दीज न्यू टाइप्स ऑफ योगर्ट्स एंड ये सब चीजें आ गई हैं जस्ट ऑन द नेम ऑफ प्रोबायोटिक, राइट। सो आवी मतलब क्या हम उसको थोड़ा ज्यादा हमने फैंटेसाइज और मार्केटिंग गिमिक में यूज करना शुरू कर दिया है? नहीं स्मृति, जहाँ तक आप अपने सिर्फ डाइट की बात कर रहे हो, कुछ भी गिमिक नहीं है, कुछ भी ज़्यादा फैंसी जब तक आप यूज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक है क्या? प्रीबायोटिक इज फूड फॉर गुड बैक्टीरियाज। हमारा जो गट माइक्रोबायम है इट शुड have the balance of good bacterias and bad bacterias। हम आपका शुगर ओवरलोड क्यों मना करते हैं? क्योंकि जो आप शुगर खाते हो वो खाना बनता है बैड बैक्टीरियाज का, ठीक है। तो आप जिसको भी फीड करोगे वो ग्रो करेगा, सिंपल साइंस है। तो जो आप मीठा खाते हो वो आपके बैड बैक्टीरियाज को फीड करता है, तो बैड बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं। वहीं प्रीबायोटिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रीबायोटिक आपके गुड बैक्टीरियाज को फीड करता है। तो अगर आपको गट हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको अपने गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए आपको प्रीबायोटिक ज़रूर लेने हैं, जो कि आपको नॉर्मल आपके खाने से, अगर आप फाइबर प्रॉपर ले रहे हो, फाइबर इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ योर प्रीबायोटिक। एंड प्रोबायोटिक क्या है? प्रोबायोटिक आर गुड बैक्टीरियाज देमसेल्व्स, ठीक है, जो आपको दही से मिलते हैं, जो आपको फर्मेंटेड चीज़ों से मिलते हैं। अब होली आ रही है तो कांजी अगर आपने सुनी हो, फर्मेंटेड ड्रिंक्स लोग अपने घरों में आजकल बना के रखते हैं, दैट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक, जहाँ पे आप अपने गट में बैक्टीरियाज को ही भेज रहे हो। सो या दीज, जब तक एज लॉन्ग एज यू आर डिपेंडेंट ऑन योर नेचुरल डाइट तब तक सही है। अच्छा, आई वांट टू आस्क अनदर थिंग, क्योंकि जब हम अपने आउटर ब्यूटी, स्किन की बात कर रहे हैं, हेयर की बात कर रहे हैं, एंड पीपल आर वर्किंग बहुत ज़्यादा उस पे कभी कोलेजन डाल रहे हैं हम, कुछ कर रहे हैं सो दैट हमारी स्किन एज ना हो, यंग लगे, रिच लगे। वी सी सो मेनी एक्ट्रेसेस, आपने भी मतलब उस पर आई थिंक किया था कि यू सी शिल्पा शेट्टी, यू सी माधुरी दीक्षित, you also see Hollywood actresses, they look so young and they're all 50 plus, and अगर हम देखें a common 50 plus woman तो बहुत फर्क है। So इसमें कैसे, मतलब how do they is this only diet, how do they work on their cellular health ताकि आपकी skin अभी फिर भी मतलब flawless लगे, anti age नहीं लगे? तो स्मृति, उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो करता है डिसिप्लिन।
वो बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर आप इनका लाइफस्टाइल देखोगे, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है इनकी लाइफस्टाइल में वो है डिसिप्लिन। they are very much disciplined when it comes to nutrition, when it comes to fitness. आप नॉर्मल एक्सरसाइज से जो आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं वो सारी चीज़ें तभी आती हैं जब आप मूवमेंट करते हो, ठीक है। सो फिटनेस एंड देन राइट न्यूट्रिशन आपके एंड उनके लाइफस्टाइल में बहुत कॉमन है। उनके पास न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, सारी चीज़ें फ्रेम करने के लिए जो हमारे पास नहीं मिलती, ठीक है। एंड देन दे विल हैव स्लीप। उनका स्लीप साइकिल इतना सही होता है, 7 to 8 आवर्स का स्लीप साइकिल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका इंटायर सिस्टम उस द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ स्लीप उसमें रीसेट होता है। एंड टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं हम 3 बजे सोते हैं लेकिन हम 7 घंटे के बाद उठते हैं। सो देयर इज़ अ प्रॉपर क्लॉक टू योर बॉडी। आपका एक रिदम है, आपका जो डाइजेस्टिव साइकिल है वो एक टाइम पर ही काम करता है। तो आप 10:30 बजे सो जाएं और सुबह 6:30-7 बजे उठें, दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर योर स्लीप। तो ये जो लाइफस्टाइल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, वो एड ऑन्स हैं। बट हम लाइफस्टाइल पे कोई डिसिप्लिन नहीं रखते हैं और हम आर्टिफिशियल चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो डिपेंडेंसी क्रिएट करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। अच्छा, जब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं, क्या ये भी सेल्यूलर हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से ही बढ़ रहा है? बिल्कुल। सो सेल्यूलर, अब होता क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, हमारा इंसुलिन का काम क्या है? जब आपकी बॉडी में शुगर हो जाती है, जब आपके ब्लड में शुगर बढ़ती है, हमारे जो पैनक्रियाज हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। राइट। इंसुलिन हार्मोन का क्या काम होता है? इंसुलिन, इसको ना मैं बहुत लेमैन में समझाने की कोशिश करती हूँ। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन आपके सेल्स के दरवाज़ों को खटखटाता है और कहता है कि ब्लड में शुगर है, इसको आप सेल्स में लो और इस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करो, ठीक है। जितनी सेल की कैपेसिटी होती है उतना शुगर वो अंदर ले लेते हैं। जितना शुगर चाहिए सेल को उतना लेने के बाद वो अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। अब अगर आप अपने ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाते जाओगे तो आपके पैनक्रियाज इंसुलिन को ज़्यादा सिक्रीट करते जाएंगे, लेकिन इंसुलिन दरवाज़ा खटखटाता रहेगा, आपके सेल्स दरवाज़ा नहीं खोलने वाले। तो आपके सेल्स क्या हो गए? आपके सेल ने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया फॉर इंसुलिन। नाउ आपका शुगर स्पाइक, बिकॉज वो जो ब्लड में शुगर है, इंसुलिन कोई हेल्प ही नहीं कर पा रहा है उसको अब्सॉर्ब करने के लिए। दैट इज़ वाई आपके, तो इट इज़ कम्प्लीटली अ सेलुलर सिस्टम जहाँ पे आप को इंसुलिन रेजिस्टेंस फील करते हो एंड शुगर स्पाइक हो जाता है। सो यस, एंड इसको कंट्रोल करने का यही तरीका है कि यू कट द शुगर, या तो जैसे आप, आपने कहा ओवरलोड, या तो आप शुगर कट करो या फिर जो आप शुगर आपके ब्लड में घूम रही है आप एक्सरसाइज करो। उसको बाय स्वेट और बाय अदर मूवमेंट आप उसको कंट्रोल में ला सकते हो। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि सेल्यूलर हेल्थ पे काम करना होता है तो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। जब आप मेडिसिन लेते हो तो क्विकली आप चीजें, इज आयुर्वेदा रेमेडीज आल्सो समवेयर रिलेटेड टू हाउ सेल्यूलर हेल्थ वर्क्स, या उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेदा रेमेडीज बेटर होती हैं? बिल्कुल, आयुर्वेदा इज ऑल अबाउट द साइंस ऑफ नेचर। जो भी नेचर ने हमको दिया है, एंड नेचर इज वेरी इंटेलिजेंट। स्मृति, सब कुछ है नेचर के अंदर। हमने नेचर को इतना खराब कर दिया है, इसलिए हम खराब हो रहे हैं। सो वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर, वी आर कनेक्टेड टू इट। हम जितना ज़्यादा पहले डिपेंडेंट थे, आप देखोगे जो पुराने ज़माने के, इफ़ आई टॉक अबाउट माई ग्रैंडफादर ओनली, वो 95 तक वो रहे हैं एंड एकदम बिल्कुल हेल्दी, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हमारे जो पुराने लोग थे ना, वो नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड थे, इसलिए वो ज़्यादा लंबा जिए और ज़्यादा हेल्दी जिए। हम लोगों की खुद की एक्टिविटीज़, हम लोग पेड़ काट रहे हैं, हमारा खुद का लाइफस्टाइल हमने ऐसा बना दिया है। कोविड क्या था? कोविड नेचर का एक गुस्सा था हमारे लिए, ठीक है। तो हम नेचर को खराब करेंगे तो नेचर डेफिनेटली हमको खराब कर, इट इज गिवर्स गेन। जो आप दोगे वही आपके पास आएगा। तो आयुर्वेदा यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज आयुर्वेदा इज अ स्टडी ऑफ एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन नेचर ओनली। तो
डेफिनेटली अगर हम सेलुलर लेवल की बात करते हैं तो आयुर्वेद जितना हेल्प करता है, एंड इसलिए आप देखोगे कि जो आयुर्वेदा के रिजल्ट्स आते हैं वो थोड़े लेट आते Time में हैं. आते हैं. यू नीड टू बी पेशेंट, बट देन it will work on the root cause only. It will work on your roots. वो आपके bricks को strong कर रहा है, so that you will have a strong building. तो आयुर्वेदा में कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो आप भी शायद रेकमेंड करते हो फॉर इन्फ्लेमेशन पर्पसेस टू क्लाइंट्स? नॉर्मल सुबह उठ के आप जो सौंफ का पानी गर्म करके अच्छा, पी रहे हो, जो जीरा का पानी गर्म करके पी रहे हो, दैट इज ऑल्सो बिकॉज आपके किचन में है. जीरा हो गया, सौंफ हो गया, ये सब प्लांट बेस्ड है. तो ये एक बहुत सिंपल रेमेडीज हैं जो आपको आप आराम से यूज करते हो. जो डिटॉक्सिफिकेशन पंचकर्मा का जो प्रोसेस होता है, दैट इज ऑल दी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर एंटायर बॉडी. जो भी टॉक्सिन्स आप आज के एनवायरनमेंट से अपने अंदर लेते हो, उसको निकालने का एक प्रोसेस है जहाँ पे हार्डली कोई केमिकल या फिर मेडिसिन यूज की जाती है. तो जो भी आप किचन में हल्दी दूध में हल्दी पीना बहुत टाइम से लोग बोलते हैं, ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो, अगर मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात ना करूं, ये सारी मेडिसिन आपके किचन में अवेलेबल हैं और ये सब आपके इन्फ्लेमेशन पे काम करते हैं. तो जब हम फास्टिंग करते हैं, does that also help? बेसिकली डिटॉक्स फास्टिंग, इन दोनों में फर्क है कोई? क्या फर्क है दोनों में? नहीं, डिटॉक्स इज दी, अब होता क्या है कि जो भी टॉक्सिन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसको जब आपने निकालना होता है, दैट इज द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस. फास्टिंग इज ऑल्सो अ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, जहाँ पर आप खाना नहीं खा रहे हो तो आपके सेल्स क्या करते हैं, आपके सेल्स जो एक्स्ट्रा डिसफंक्शनल सेल्स हैं आपके बॉडी में, डिसफंक्शनल प्रोटीन है आपके बॉडी में, जो भी न्यूट्रिशन डिसफंक्शनल है, लाइक फॉर एग्जांपल फैट जो स्टोर हो जाता है आपके बॉडी में, उस पे फीड करना शुरू कर देते हैं. इट इज़ लाइक कि आपने आंट देखी होगी, जो चींटियाँ होती हैं, वो जब गर्मियाँ होती हैं तो वो सर्दियों के लिए भी अपना खाना स्टोर कर लेती हैं. उसके बाद सर्दियों में आप हार्डली किसी चींटी को बाहर देखते हो. वो जो स्टोर किया हुआ खाना होता है, उसी पे ही वो लोग फीड करते हैं. एग्जैक्टली सेम वे जब आप अपने बॉडी में फास्टिंग करते हो, फास्टिंग मतलब आप कुछ और कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो आपके जो बॉडी सेल्स हैं उनको अपनी एनर्जी की जो नीड है वो पूरी करने के लिए, जो आपके बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड जो न्यूट्रिशन है, चाहे वो फैट हो गया, आपका जो डिसफंक्शनल प्रोटीन हो गए, ठीक है, जो आपके डैमेज सेल्स हैं, उन पे फीड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाता है. सो फास्टिंग इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोसेस व्हेन यू वांट टू डू अ कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन. डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप केमिकल यूज कर रहे हो, दैट इज समथिंग आई डोंट प्रेफर. लाइक केमिकल जैसे बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन करके आप देखोगे कि मार्केट में बहुत सारी चीजें ड्रिंक्स आती हैं, ड्रिंक्स भी हैं, देयर आर फ्यू सप्लीमेंट्स ऑल्सो. डू फास्टिंग, 1 या 2 दिन का वाटर फास्टिंग करो, यू विल फील सो लाइट. आपको समझ में आ जाएगा कि आपके एनर्जी लेवल, पहले दिन आपको लगेगा एनर्जी नहीं है, बट अगले दिन जब आप वाटर फास्टिंग पे रहोगे, यू विल फील सो एनर्जेटिक. एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पेसिफाई करना चाहूँगी, ये जो जितना डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है या फास्टिंग का प्रोसेस है, मेक श्योर आपको कोई मेडिकल कंडीशन ना हो ऑलरेडी. ये चीज़ें मेंशन करना ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज सबको लगता है कि हर चीज़ सबके लिए चलेगी, एक चीज़ हर कोई फॉलो कर सकता है, बट मेरा खाना हो सकता है आपके लिए बिल्कुल सही नहीं हो. तो हमें अपने बॉडी को जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, देन प्लीज़ ब्लाइंडली इस चीज़ को फॉलो ना करें. अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो फास्टिंग इज वन थिंग जो आपको और बेनिफिट दे सकती है. आदर और मेथड्स भी होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के अपार्ट फ्रॉम फास्टिंग? आपका लौकी का जूस है, करेले का जूस है, ये सारी आपके घर की रेमेडीज हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करती. मेजरली जब आप डिटॉक्सिफाई करते हो अपने बॉडी को, तो डिटॉक्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस विच योर बॉडी एक्चुअली डोंट लाइक, क्योंकि काम करना पड़ जाता है आपके ना सेल्स को एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा काम किसी को पसंद ही नहीं है, ठीक है. एंड आपके टेस्ट बर्ड्स को तो अच्छी चीजें वैसे ही नहीं पसंद है. तो हाँ, इट इज अ टास्क, बट देन आप जिंदगी भर मेडिसिन लेने से अच्छा आप हफ्ते में अगर एक दिन फास्टिंग कर लें और एक दिन
सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहें तो आप डिटॉक्सिफाई कर सकते हो अपने बॉडी को। अच्छा, जैसे अब बहुत से लोग जैसे रात को सोने से पहले इसबगोल का पाउडर ले लेते हैं, हाँ जी। या तो वाटर में या ऐसे ही। तो और कभी कभी कुछ लोग कहते हैं, देयर इज अनदर साइड ऑफ द स्टोरी, कहते हैं कि ये नहीं लेना चाहिए वरना आपके बॉडी को यूज टू हो जाते हैं इसके, एंड उसके बाद यू आर नॉट एबल टू क्लीन योरसेल्फ, या यू आर नॉट एबल टू क्लीन योर स्टमक। राइट। तो ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कितना? इज दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइक क्लीनिंग ऑफ योर सिस्टम? देखो इसका ना ये डिपेंड करता है कि आपका डाइट कैसा है। आई वुड टेल इसबगोल क्या है, इसबगोल इज प्रीबायोटिक ओनली। आपके खाने में जब फाइबर की कमी है तो आपके बॉल मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर गट हेल्थ। ठीक है, गट हेल्थ जब खराब है इसका मतलब प्रीबायोटिक की कमी है। उसका सीधा एक रीजन है कि आप अपनी डाइट में फाइबर नहीं ले रहे हो जितने क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, अगर आपका डाइट फाइबर रिच है, यू विल सी कि आपके बाउल मूवमेंट में, आपके गट हेल्थ में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। एंड अगर आपके गट में कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी विजिबल है, या आपका बाउल मूवमेंट प्रॉपर है, आपको मेटाबॉलिज्म इश्यूज नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ पे डिपेंडेंसी क्रिएट करना ज़रूरी है। लेकिन इन सारी चीज़ों पे डिपेंडेंसी कब क्रिएट होती है? जब आपके डाइट में आपको वो चीज़ें नहीं मिलती है। अब मैं इसबगोल की बात करूं तो इसबगोल 1 टीस्पून अगर आप रोज़ लेते हो, देयर इज़ नो हार्म, क्योंकि आपकी डेली डाइट से आपको उतना फाइबर मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो अगेन 1 टीस्पून इसबगोल विल एक्ट एज कैटलिस्ट। ठीक है, वो सिर्फ आपके गुड बैक्टीरिया का खाना है। जो भी आप प्रोसेस फूड खा रहे हो, सब खा रहे हो, आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छा एक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, देन आई डोंट थिंक कि आपको एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंसी क्रिएट करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात आती है कि अगर इन सारी चीज़ों पे डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाए तो वहाँ पे स्मृति मैं ये बोलूँगी कि आज के लाइफस्टाइल में हमारी डिपेंडेंसी सिगरेट पे, स्मोकिंग पे, अल्कोहल पे और जंक पे इतनी है। वहाँ पर अगर कोई अच्छी चीज़ पे डिपेंडेंसी क्रिएट कर लोगे तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस ही होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। ठीक है, हम मेडिसिन पे लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी क्रिएट करने की बजाय हम कुछ अच्छी चीज़ों पे अगर डिपेंडेंसी क्रिएट कर लें तो मुझे लगता है वो हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा सही है। क्योंकि सडनली आई हैव सीन द वेस्ट accepting isabgol as one a very important prebiotic, जैसे आपने कहा। और आई थिंक जितना हमने उसको नहीं इज्जत दी है उतनी शायद बाहर उसको इज्जत मिल रही है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक नहीं, ये बिल्कुल सही है। और हमारा, अगर मैं इसबगोल की बात करूं, इसबगोल इतना ज़्यादा अमाउंट में बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, उन्हीं से ही गट सप्लीमेंट बना के इंडिया में भेजे जाते हैं, और हम खुशी खुशी वो गट सप्लीमेंट खरीद के खाने को तैयार है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, बिकॉज एट द एंड ये जो भी कंपनीज इंडिया में आती हैं वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एटलीस्ट अवेयरनेस तो क्रिएट कर रही हैं। लोगों को ये तो समझ में आ रहा है कि गट हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। कुछ साल पहले तो गट हेल्थ क्या थी पता ही नहीं था। तो ये जो जितना भी सामान हमारे इंडिया से बाहर जा रहा है और फैंसी होके डब्बों में बंद होके आ रहा है, उससे एटलीस्ट अवेयरनेस तो क्रिएट हो रही है। हमारा जो हम इसबगोल की इज्जत शायद हमारे नजरों में ज्यादा बढ़ गई है आज के टाइम में, रादर देन हम पहले जब हमें पता भी नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें घूम फिर कर वही हैं जो इंडिया में सब कुछ है, नेचर में सब कुछ है, हमें बस जानने की ज़रूरत है। हम जो बीन्स, जो फलियाँ होती हैं, उसके बीज, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ। कौन खाता है फलियाँ? खाता कौन है? कोई भी नहीं खाता है। एडमामे बीन्स करके अब पैकेट में भर के आते हैं वो एडमामे बीन्स, दैट इज़ क्या, फलियों के बीज हैं वो। वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर, बट हमें पता ही नहीं है। अच्छा, अगर किसी को अपनी सेलुलर हेल्थ पे लेट्स से 5 स्टेप प्रोसेस करना हो, काम करना हो, तो व्हाट वुड दैट बी? लाइफस्टाइल चेंज करो, बहुत सिंपल है। लाइफस्टाइल चेंज करो। लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है? आपको ओमेगा 3 रिच फूड खाना है। फूड से सही अमाउंट में ओमेगा 3 हमें नहीं मिलता, तो डेफिनेटली एक सप्लीमेंट से शुरू करो, एंड दैट सप्लीमेंट शुड बी ओमेगा 3 सप्लीमेंट। ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना कैसे है? एक हेल्दी इंडिविजुअल को
हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, हर एज में रिक्वायरमेंट अलग है, बट एक हेल्दी एडल्ट को अराउंड 2000 to 3000 mg पर डे का ओमेगा 3 लेना है। सो आप जो भी ओमेगा 3 सप्लीमेंट लें उस पर आप पीछे देख लें कि EPA एंड DHA का कंटेंट कितना है। अगर वो कंबाइन करके उसका टोटल 1500 to 2000 mg आ रहा है, इट इज़ अ गुड ओमेगा 3। ठीक है, वो आप ले सकते हो। इफ़ यू विल टेल मी टू रिकमेंड सम ब्रांड, आई विल टेल यू व्हाट आई टेक। उसके अलावा स्लीप साइकिल इम्प्रूव करें, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बॉडी को रीसेट जो कर सकते हैं वो आपके स्लीप साइकिल ठीक करके कर सकते हैं। न्यूट्रिशन में 3 चीज़ें बंद कर दीजिए, चीनी, मैदा एंड पैकेट प्रोसेस्ड फूड। You will be sorted at least 40-50% in your health. ठीक है, and then is your exercise, your body movement is very important. ठीक है, अपना स्ट्रेस कंट्रोल करिए। ये 5 चीज़ें अगर आपने सॉर्ट कर ली, so you will be sorted. ग्रेट। तो ये जो आपने 5 चीजें बताई, आई थिंक इट्स लाइक अ लाइफ साइकिल चेंज। आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी अगर आप ये 5 चीजें करने लगे। सो मैं तो ऑडियंस को यही कहूंगी कि आप इन 5 चीजों में से क्या स्टार्ट कर सकते हो, एटलीस्ट पहले ये हमें कमेंट्स में बताओ, बिकॉज हो सकता है इट इज अ लिटिल टू मच कि आप सारी 5 चीजें साथ में करो, बट इवेंचुअली देखो, इफ यू नीड टू लीड अ हेल्दी लाइफ, आपको अपने सेल्स को तो हेल्दी रखना ही पड़ेगा। ये एक बहुत क्लियर चीज है जो समझ आ चुकी है, क्योंकि इवेंचुअली जब तक सेल्स ठीक नहीं होंगे, बाकी चीजें बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़े आती रहेंगी और हम उसको दवाइयों से ठीक करते रहेंगे। राइट। और एक चीज और हम कर सकते हैं, हाँ। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी ये चीज़ बोलते हैं कि अपने खाने में 10% तेल की कमी कर दो, बिकॉज आपका जो वेजिटेबल ऑयल है दैट इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ ओमेगा 6। अच्छा, जो रिफाइंड ऑयल हम यूज करते हैं, वो अगर हम थोड़ा कम कर देंगे तो हम अपने बॉडी में ओमेगा 6 थोड़ा कम कर सकते हैं। जो बार बार तेल गर्म होता है, जैसे ट्रांस फैट आ रहा है आपके बॉडी के अंदर, वो अगर हम कम कर देंगे, सो दैट इज वन थिंग वी जस्ट नीड टू बी माइंडफुल। स्मृति, बेसिकली पॉइंट ये मुझे लगता है कि अब आपको ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हो। एंड ये चीज आई थिंक बहुत ही आई ओपनर रहा है मेरे लिए भी, कि ओमेगा 3 to 6 का रेशियो क्या होना चाहिए अपनी बॉडी के सेल्स, सॉरी ओमेगा 6 to 3 का रेशियो क्या होना चाहिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, और कितना ये रेशियो ऑफ है अभी, और किन चीजों से ओमेगा 6 मिलता है वो तो हमें मिल ही जा रहा है, और किन चीजों से ओमेगा 3 मिलता है जो हम नहीं ले रहे हैं। तो आई थिंक ये बैलेंस, ये एक नई चीज है जो मुझे समझ में आई है फॉर सेल्यूलर हेल्थ, क्योंकि बाकी चीजें हम सुनते रहते हैं कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन, बट ये चीज एक डेफिनेटली एक न्यू साइंटिफिक फैक्ट है जो आई थिंक हम सबको शायद नहीं पता था या आम जनता को नहीं पता होता। इसको जितने ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करोगे, इट विल बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ सबको चाहिए। दिस इज नॉट किसी, ये कोई कैटेगरी नहीं है, ये कोई कोई नीश नहीं है, ये सबके लिए है। 100 बात की एक बात, अपना खाना ठीक कर लो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि आप नहीं करोगे तो ऐसी बातें और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।